Hello to all my viewers and subscribers. Sakshi Agrawal here. Today's topic about discussion is NCRPS regulation. That means non-convertible redeemable preferential. तो इस रेगुलेशन की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? फर्स्ट, अगर NCRPS का पब्लिक इशू हो रहा है. सेकेंड, अगर NCRPS किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वो अगर पब्लिक कंपनी इशू कर रही है थ्रू पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट. थर्ड, issue and listing of perpetual non-cumulative preferentials and perpetual debt. अब ये सब क्या है? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स क्या है, परपेचुअल नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स क्या है, परपेचुअल डेप्ट क्या है. तो NCRPS की बात करें तो ये वो प्रेफरेंशियल्स होते हैं जो कि रिडीम होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग. और इसमें वो प्रेफरेंशियल्स इंक्लूड नहीं होते हैं जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल हों या एक्सचेंजेबल हों विद और विदाउट द ऑप्शन ऑफ द लेंडर. अब बात करें परपेचुअल नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स की या इनोवेटिव परपेचुअल डेब्ट की, तो ये दोनों ही बैंक इशू करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द RBI. अब बात करें कि जो NCRPS इशू कर रहे हैं उसकी क्या क्या कंडीशंस है. तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि किस केस में कंपनी जो है NCRPS का पब्लिक इशू नहीं कर सकती है. तो ये दो केस है. फर्स्ट, कि कंपनी है या उनके प्रमोटर हैं या डायरेक्टर हैं या जो पर्सन इन कंट्रोल है, अगर सेबी जो है उनको रिस्ट्रेन की है, प्रोहिबिटेड की है या डिबार्ड की है कि वो सिक्योरिटीज़ मार्केट को एसेस नहीं कर सकते हैं या सिक्योरिटीज़ में डील नहीं कर सकते हैं. सेकेंड, कंपनी या प्रमोटर्स या उनके डायरेक्टर्स अगर विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं या अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करने में अगर हम फेल कर जा रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, तो इस दो केस में NCRPS का पब्लिक इशू नहीं हो सकता है. लेकिन अगर NCRPS का पब्लिक इशू हो रहा है तो ये सब हमें कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी. फर्स्ट, कि हमें एक या एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देना पड़ता है फॉर लिस्टिंग ऑफ सच सिक्योरिटीज़. सेकेंड, प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है. थर्ड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हमें क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ता है और जो भी वो रेटिंग हमें प्रोवाइड कर रही है उसको हम लोग ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना होता है. नेक्स्ट, जो मिनिमम टेन्योर होता है NCRPS का वो 3 इयर्स होता है और कंपनी को एक रिजर्व बनाना कंपलसरी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दैट इज़ CRR. अब बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज की, तो हमें एक एग्रीमेंट में एंटर करना होता है विद अ डिपॉजिटरी कि जो भी सिक्योरिटीज़ का जो ट्रांजैक्शन होगा वो डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में होगा. डीमेटेरियलाइजेशन मीन्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. और अगर पब्लिक इशू हो रहा है NCRPS का तो कंपनी जो है एक या एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करती है जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होगी. और जैसे 2 मर्चेंट बैंकर हैं तो उसमें से एक जो है वो लीड मर्चेंट बैंकर होना चाहिए. अब बात करें डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन की, तो जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें वो सारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो कि नेसेसरी होती है फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ NCRPS. अब बात करें फाइलिंग की, तो कंपनी जो है जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होता है उसको फाइल करती है विद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज. कैसे करती है? थ्रू द लीड मर्चेंट बैंकर, मतलब लीड मर्चेंट के द्वारा वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करती है डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास. और सेम कॉपी जो है वो फॉरवर्ड करती है ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट की और फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट की सेबी के पास फॉर इट्स रिकॉर्ड्स अलॉन्ग विथ फीस एज स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन. अब एडवर्टीजमेंट की बात करें तो अगर पब्लिक इशू हो रहा है NCRPS का तो कंपनी जो है एडवर्टीजमेंट देगी इन 1 इंग्लिश नेशनल डेली न्यूज़पेपर एंड 1 हिंदी नेशनल डेली न्यूज़पेपर ऑन और बिफोर द इशू ऑफ ओपनिंग डेट. अब मोड ऑफ डिस्क्लोजर की बात करें तो कंपनी जो है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करती है विद द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज और सेम जो है वो वेबसाइट पे पोस्ट करेगी फॉर द कमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज और स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगी. और वो जो है डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहता है कि हम उसको PDF या HTML फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकें. अब बात करें इशू प्राइस की, कंपनी जो है NCRPS की इशू प्राइस कैसे डिटरमाइन करेगी, तो वो लीड मर्चेंट बैंकर से कंसल्ट करके डिटरमाइन करती है. तो वो प्राइस एट अ फिक्स्ड प्राइस होगी या तो प्राइस डिटरमाइन होगी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एज मे बी स्पेसिफाइड बाई सेबी. अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जो भी अमाउंट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वो डिस्क्लोज होता है ऑफर डॉक्यूमेंट में. लेकिन
अगर नॉन सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई है तो उसको हमें रिफ़ंड करना होता है विद इन 8 डेज़। लेकिन अगर बियॉन्ड 8 डेज़ कर रहे हैं तो इंटरेस्ट चार्ज होता है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अब बात करें एवरेज प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जो इशूअर और जो लीड मर्चेंट बैंकर होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म इशू हो रहे हैं तो वो एवरेज प्रोस्पेक्टस के साथ इशू होना चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म में एडिक्वेट स्पेस देना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं जो भी डिटेल्स हैं, नेम, एड्रेस, ये सब ईजिली फिल कर सकें। अब बात करें लिस्टिंग एग्रीमेंट की, तो वो जो भी इशूअर है जो लिस्ट कराना चाह रहा है सिक्योरिटीज़ को, तो वो एक एग्रीमेंट में एंटर करता है विद द स्टॉक एक्सचेंज। जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में हम लिस्ट करा रहे हैं उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करेंगे जिसको बोलते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट। अब लिस्टिंग जो होती है दो तरीके की होती है, एक मैंडेटरी लिस्टिंग और एक कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग। मैंडेटरी लिस्टिंग, मैंडेटरी नाम से ही पता चल रहा है कंपलसरी, मतलब लिस्टिंग कराना ही कराना है। चाहे हम NCRPS की बात करें या किसी भी सिक्योरिटीज़ की बात करें, अगर उसका पब्लिक इशू हो रहा है तो हमें स्टॉक एक्सचेंज के पास उसको लिस्ट कराना मैंडेटरी होता है। बिना लिस्ट कराए हम उस सिक्योरिटीज़ का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो लिस्ट करा रहे हैं तो लिस्टिंग एग्रीमेंट में एंटर करेंगे उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में हम लिस्ट करा रहे हैं। तो यही दिया हुआ है कि द कंपनीज डिजायरस ऑफ मेकिंग ऑफर ऑफ NCRPS टू पब्लिक shall make an application for listing to one or more recognized stock exchange and the company shall enter into listing agreement with such stock exchange where such NCRPS are sought to be listed। अब बात करें कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग की, तो कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग जो है वो मैंडेटरी लिस्टिंग के बाद एक्शन में आती है। कि कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग का मतलब कि ऑन रेगुलर बेसिस कि हमें उसको लिस्ट कराए ही रखना है, मतलब जो भी लिस्टिंग एग्रीमेंट की जो कंडीशन है उसको हमें फुलफ़िल करना है। तो मेन डिफरेंस क्या है, मैंडेटरी लिस्टिंग में हमें लिस्ट करवाना ही करवाना है और कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग हमें लिस्टिंग बनाए रखना है हमेशा कि वो सिक्योरिटीज़ हमेशा लिस्टेड रहे। तो उसके लिए जो भी लिस्टिंग एग्रीमेंट की कंडीशंस हैं उसको हमें फुलफ़िल करना ही है हमेशा। तो अब ये मन में सवाल आ रहा होगा कि कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया क्यों। तो इसका आंसर ये है कि जैसे कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग हमें हमेशा बनाए रखना है उसको। तो जैसे कि अगर ये नहीं आता तो जैसे फ्रॉड के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते थे। जैसे कि अगर कंपनी एक बार लिस्ट करा ली तो उसकी रेपुटेशन तो बढ़ गई, बन गई, सिक्योरिटीज़ भी उसके मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गए और फिर वो डीलिस्ट करा ले, और तो इससे तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। और डीलिस्ट कराने पे उतना कंप्लायंस भी हम लोग को नहीं, मतलब कंप्लाइट करना पड़ता था। तो इसके आने से फ्रॉड के चांसेस कम पड़ गए, मतलब कम हो गए। और जो हम लोग को प्लानिंग करते थे कि ऐसे फ्रॉड करें वो सब थोड़ा कम हो गया है। अब हम नहीं तो नहीं कह सकते हैं कि पूरा ख़त्म हो गया है। एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया और सेकंड पर्सपेक्टिव ये है कि कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग के आने से कि हमेशा वो लिस्टेड रहेगी सिक्योरिटीज़, तो उसकी मार्केट में इमेज ज़्यादा अच्छी होगी। तो उस सिक्योरिटीज़ का ट्रेड ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़, क्योंकि लोगों को विश्वास जो होता है वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ पे होता है कि हाँ वहाँ पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो ये फ़ायदा है कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग का। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है मैंडेटरी और कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग के बारे में। अब बात करें कि क्या क्या ऑब्लिगेशंस है इशूअर और लीड मर्चेंट बैंकर की। तो फर्स्ट, इशूअर जो है जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उसको डिस्क्लोज करेगा ऑफर डॉक्यूमेंट में जो इशू हो रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पब्लिक को। सेकेंड, मर्चेंट बैंकर जो है वेरीफाई और कंफर्म करेगा कि जो भी डिस्क्लोजर है ऑफर डॉक्यूमेंट में वो ट्रू, फेयर एंड एडिक्वेट है। थर्ड, इशूअर जो है वो सारे एप्लीकेंट्स को ट्रीट करेगा इन फेयर एंड इक्विटेबल मैनर। और एंड लास्ट, कि कोई भी पर्सन जो है वो ऐसी डिवाइस या स्कीम एम्प्लॉय नहीं कर सकता है जिससे वो मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको चीट कर सके। तो ये सब ऑब्लिगेशंस हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।